Success Mantra. We shape future. Hello, welcome everyone. Welcome to this special session. This is Glimpse of Week session. This is our new initiative और ये बड़ा relevant रहने वाला है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए. इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही हैं इस लास्ट वीकेंड की उसको हम जो है यहाँ पर मेंशन करके उसको समझाएंगे आपको. इसको आप जो पूरे हफ्ते में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं उनको इसमें हम जो है डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ दिस न्यू ईयर. जनवरी 2024 का जो पहला वीक है उसकी ये न्यूज़ हैं. जनवरी 1 से लेकर जनवरी 6 तक की जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं उसको इसमें डिस्कस किया गया है. ठीक है, तो प्लीज़ बी विद अस और इसको जो है आप शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं. ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं. इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. दिस इज द आवर फर्स्ट सेशन ऑफ द ग्लिम्स ऑफ वीक जनवरी 2024 वीक 1. ठीक है, इस हफ्ते की जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. चलिए बच्चों, पहली न्यूज़ जो देखेंगे हम, जो बहुत ही फेमस रही, एक्सपोसेट का लॉन्च हुआ, इसरो के थ्रू किया गया. एक्सपोसेट एक्सरे पोलरीमीट्री सैटेलाइट है ना, इसके बारे में बात करी है. एक्सरे पोलरीमीट्री सैटेलाइट्स को लॉन्च किया इसरो ने अपने सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल लॉन्च व्हीकल PSLV से. C-58 मीन्स 58th फ्लाइट थी. C-58 क्या दिखाता है इसमें? 58 क्या दिखाता है? ये 58th फ्लाइट थी. किसकी? PSLV की. PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका यूज़ करते हुए इसकी 58th फ्लाइट रही है जिससे हमने एक्सपोसेट को लॉन्च किया है. ठीक है, ये याद रखना है. GSLV अगर होता तो वो जियोसिंक्रोनस लॉन्च हो जाता. ठीक है, तो उसको हमने यूज़ किया. हमने हैवी लिफ्ट ऑफ अगर करने होते तो GSLV हम जनरली यूज़ करते हैं, बट PSLV में अ लिटिल बिट थोड़े स्मॉल टाइप के अगर सैटेलाइट्स हमें लॉन्च करने तो उसको, या फिर पोलर ऑर्बिट्स में अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है तो उसमें जो है PSLV को हम यूज़ करते हैं. एक्सपोसेट जो है वो 1 जनवरी को जो है बच्चों लॉन्च किया गया 2024 को, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस न्यू ईयर. और इसमें होने क्या वाला है, ध्यान समझना है. एक्सपोसेट काम क्या करेगा? देखो, पर्पज पहले क्लियर होना चाहिए कि पर्पज क्या है. तो पर्पज है सिंपल कि एक्सरे पोलराइजेशन के थ्रू मीडियम एक्सरे बैंड में ऑपरेट करने वाला पहला सैटेलाइट है. कौन? एक्सपोसेट. ये याद रखिएगा, मीडियम रेंज, मीडियम एक्सरे बैंड में. अभी तक या तो हाई बैंड में जो है ऑपरेट करते हैं जनरली, जैसे नासा ने बच्चों, इससे पहले नासा ने लॉन्च किया हुआ है 2021 में IXPE लॉन्च किया. नासा ने IXPE लॉन्च किया हुआ है. ठीक है, इमेजिंग एक्सरे पोलरोमीटर एक्सप्लोरर, लेकिन वो मीडियम रेंज में ऑपरेट नहीं करता है, जनरली नहीं करता है. ठीक है, ओके, याद रखना है. लेकिन भारत का ये जो एक्सपोसेट है ये मीडियम एक्स बैंड में ऑपरेट करता हुआ आपको नजर आएगा. पोलराइजेशन क्या होता है समझ लीजिए. मान लीजिए कोई साइनोसॉइडल वेव है इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है कि फेज प्लस और माइनस दोनों फेज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पोलराइजेशन अगर हो जाएगा, मान लीजिए इसी वेव का मैं पोलराइजेशन करता हूं तो मैं इसको सिर्फ इस तरह से, और फिर यहाँ फ्लैट आएगा, फिर ये, फिर फ्लैट आएगा, फिर इस तरह. पोलराइजेशन में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, दूसरी तरफ डायरेक्शन का मूवमेंट जो है अगर वेव में हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो नल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से ऑपरेट करता है एक्सरे पोलरीमीट्री सैटेलाइट. ठीक है, ये 1 जनवरी को लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया है, और PSLV C-58 के थ्रू इसे लॉन्च किया गया. क्या भारत ने पहले भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया है? हाँ, लिया है ना. हमने एस्ट्रोसेट भी लॉन्च किया हुआ है बच्चों. 2015 में एस्ट्रोसेट लॉन्च किया था भारत सरकार ने. ठीक है, आदित्य L1 लॉन्च किया फिर बाद में, है ना, 2023 में, सॉरी, इसको ईयर इसका अलग रहेगा. जो एस्ट्रोसेट है ये हमने लॉन्च किया है 2015 में, जबकि जो आदित्य L1 है वो हमने इसी 6 सितंबर 2023 को बच्चों इसे लॉन्च किया. ये स्टार के फॉर्मेशन, ये पर्टिकुलरली सन के लिए है, लेकिन जो एस्ट्रोसेट है स्टार के फॉर्मेशन और उसके रिगार्डिंग जो डाटा है उसको प्रोसेस करने में जो है हेल्प करता है. एक्सपोसेट भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से पोलराइज्ड वे में एक्सरे वेव्स का यूज करके मीडियम एक्सरे बैंड में ऑपरेट करेगा, और जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज से आने वाले रेडिएशंस हैं उनको जांचने के बाद
उनकी मैकेनिज्म को समझने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, उनके पीछे की क्या फिजिक्स है यूज़ हुई है उसको यूज़ कर समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स के जो राज हैं उसको पता लगाने से जुड़ा हुआ है। देखिए बिग बैंग के बाद जो चीज़ें हुई हैं, बिग बैंग के बाद जो चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से बिग बैंग हुआ, उसके बाद किस तरह से चीज़ें हुई हैं, उन सब चीज़ों को जो है यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये सब जितने भी एफर्ट्स डाले जा रहे हैं बाय द नासा, बाय द इसरो, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की जो है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में किस तरीके से चीज़ें घटित हुई हैं उसके बारे में पता लगाने के लिए सब किया जाता है। तो एक्सपोसाइट भी उसी में एक कड़ी है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो दिस इज द परफेक्ट ओवरव्यू ऑफ द एक्सपोसेट, जिसमें एक पोलिक्स नाम का एक सेगमेंट पेलोड यूज हुआ है, साथ ही साथ पोलिक्स डिटेक्टर भी है, एक डेक है, एक प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है जो ऑपरेट, यहाँ पर सोलर पैनल्स हैं जिसको एनर्जाइज करेंगे, इससे आप उसको एनर्जी जो है वो रिसीव कर पाएगा एक्सरे पैनल्स के थ्रू। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये दिस इज द ऑल सेगमेंट ऑल द 3D सेगमेंट ओवरव्यू ऑफ द पोलिक्स एक्सपोसेट। ठीक है, ये याद रखना है। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझते हैं मिशन के बारे में। तो इसमें हम सिंपल क्या करने वाले हैं कि ऑर्बिटल डिटेल्स जो यूज करेंगे तो उससे हमें पता चलता है कि जो एक्सपोसेट है वो लो अर्थ ऑर्बिट में ऑपरेट करने वाला है। लो अर्थ ऑर्बिट बच्चों नियर अबाउट 400 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये एक्सपोसेट जो है वो 650 किलोमीटर पर ऑपरेट करेगा। लो अर्थ ऑर्बिट ही हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे इंपॉर्टेंट जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर जो है सिचुएटेड है लो अर्थ ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो। एक्सपोसेट भी इसी एरिया में 6 डिग्री के आसपास ऑपरेट करता हुआ, 6 डिग्री के इंक्लिनेशन के साथ ऑपरेट करता हुआ नजर आएगा 650 किलोमीटर की हाइट पर। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ड्यूल साइंटिफिक पेलोड्स लगे हुए हैं, है ना। 2 पेलोड मेजरली यूज किए गए हैं इसमें। 2 पेलोड हैं, एक कुछ टेम्पोरल हैं और कुछ परमानेंट स्पेक्ट्रल टाइप के हैं, कुछ पोलराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए पेलोड्स हैं। कहने का मतलब ये है जो भी एनर्जी आई, जो भी एनर्जी बीम्स आए, जो भी एनर्जी वेव्स आए, उन सभी, चाहे वो टेम्पोरल हों, चाहे वो स्पेक्ट्रल हों, चाहे वो पोलराइज्ड हों, वे की हों, सभी को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा एक्सपोसेट, और वो भी किस रेंज में, मीडियम रेंज में। ठीक है, तो एक्सरे का यूज़ करके, एक्सरे पोलराइजेशन फॉर्म को यूज़ करके सेलेस्टियल बॉडीज़ का पता लगाने का काम करेगा एक्सपोसेट। मिशन के गोल्स की अगर हम बात करें तो एक्सरे पोलराइजेशन जो मैंने बताया, एक्सरे पोलराइजेशन जो 8-30 किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट की एनर्जी के आसपास ऑपरेट करता हुआ नजर आएगा। और लॉन्ग टर्म की स्टडी की बात करें तो 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बैंड में ऑपरेट करेगा। कौन? एक्सपोसेट। ठीक है, तो अगर आपसे एक्सपोसेट के ऑपरेटिंग बैंडविड्थ के बारे में पूछे और एनर्जी बैंडविड्थ के बारे में पूछे तो आपको ये मार्क करना 8-30, और लॉन्ग टर्म्स में बात करें तो 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट सेगमेंट में ऑपरेट करता हुआ नजर आएगा। कौन? एक्सपोसेट। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये देखिए इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं क्लैट में। ठीक है, तो या फिर आप जब भी आप पैराग्राफ पढ़ें तो उसको ध्यान से देखें। किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी लॉन्च को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके जो की पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ओके, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पेलोड्स जो हैं वो मेजरली यूज हो रहे हैं। तो एक पेलोड जो उसमें यूज हो रहा है बच्चों, वो यूज हो रहा है पोलिक्स। कौन सा यूज हो रहा है? पोलिक्स। ये प्राइमरी पेलोड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये इस पूरे सेगमेंट में। पोलैरिमेट्री इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे क्या काम करेगा? पहली बात तो इसने डेवलप किया है तो RRI ने इसे डेवलप किया है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे डेवलप किया है इसरो के साथ मिलकर। क्या काम करेगा? इट टेलर्स टू एक्सेस द डिग्री एंड एंगल ऑफ द पोलराइजेशन इन मीडियम एक्सरेज एनर्जी रेंजेस। क्या काम करेगा? जो वेव्स आ रही हैं, जो रेंज आ रही, जो लाइट्स आ रही, जो भी एनर्जी वेव्स आप उसकी तरफ आ रहे होंगी, उनको अलाइन करने का काम करेगा। किस फॉर्म में? पोलराइज फॉर्म में। कौन? पोलिक्स, है ना। पोलिक्स का काम है कि उनको उस बैंडविड्थ में लेके आए, मीडियम रेंज में लेके आए, जिसमें एक्सपोसेट ऑपरेट करने में क्या है? सक्षम। ठीक है, तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो ये काम करने वाला है। दूसरा एक्सपेक्ट है, सेकेंडरी पेलोड है ये। क्या काम करेगा? स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग मैनेजमेंट, है ना। टाइमिंग मैनेजमेंट एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है अकाउंट में लेकर ऑपरेट करने वाला है। इसको UR राव सैटेलाइट सेंटर ने बनाया है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा जो इकट्ठा किया जाएगा 0.8 से 15 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज का, उसको
एनालाइज करने का काम करेगा। कौन? एस्पेक्ट। कौन करेगा? एक्सपेक्ट। ठीक है, याद रखना है। तो दो पेलोड इसमें मेजरली यूज हो रहे हैं, एक यूज हो रहा है पोलिक्स और एक यूज हो रहा है एक्सएस्पेक्ट। ठीक है, ये दोनों पेलोड्स अपना अपना काम करेंगे। प्राइमरी पेलोड है पॉलिक्स और सेकेंडरी पेलोड है एक्सएस्पेक्ट। ठीक है, पॉलिक्स का काम क्या है? जो भी एनर्जी आ रही है, जो भी वेव आ रही है, उसको अलाइन करना मीडियम रेंज में, है ना, मीडियम एक्स वेव रेंज में उसको अलाइन करना, ये उसका काम होगा। जबकि एक्सएस्पेक्ट का काम क्या होगा कि इस एनर्जी बैंड के अंदर ऑपरेट करना, है ना, इस ऑपरेशन बैंड के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग को ऑपरेट करना। ये इसके दो काम हैं। ठीक है, दो मेजर पेलोड आपको पता होनी चाहिए। कब लॉन्च हुआ है ये पता होना चाहिए, कितनी हाइट पर इसे सिचुएट किया गया है वो पता होना चाहिए। अगर आप बेसिक फैक्ट्स के साथ अगर जाते हैं तो डेफिनेटली यू कैन मेक एवरी क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब देखना है कि व्हाट इज द एक्सरे एंड हाउ विल इट स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी। ये कैसे सेलेस्टियल बॉडीज को जो है स्टडी करेगा वो हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, बहुत आसान सा है। देखिए बच्चों, क्या काम करता है कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर हम बात करें तो वो इस बैंड में ऑपरेट करता है। देखिए, आपने लाइट स्पेक्ट्रम अगर आप जानते हो तो गामा रेज और गामा रेज के बाद यहां पर एक्सरे आपको देखने को मिलेगा। इधर लास्ट में आपको रेडियो वेव्स देखने को मिलेंगी, है ना। आप इतना उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि आप जानते होंगे, लाइट का स्पेक्ट्रम आपको डेफिनेटली पता होगा। तो एक्सरे सेगमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसमें जो वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ अगर आप देखें तो 0.01 से 10 नैनोमीटर्स के आसपास उसको उस एरिया में ऑपरेट करेगा एक्सपोसेट। क्या, कैसे, किस तरीके से? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कॉन्टिन्यूस वाइब्रेशन जो हो रहे होंगे, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बच्चों, फिजिक्स में अगर आप इसे समझते हो एक्स वाई और एक एक्सेस और होता है जेड। ठीक है, तो ये रूल्स इस तरह चलता है कि फ्लक्स और जो मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना। इस तरह से अगर आप लॉरेंज फोर्स और अगर आपने सुना हो, है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स आप जानते हो, थोड़ा सा टेक्निकल है ना। तो अगर आप ये सब जानते हो तो आप ये डेफिनेटली पता लगा सकते हैं कि किस तरह से फोर्स एक्टिवेट होता है इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उसमें जो वाइब्रेटिंग जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं उनमें से एक दूसरे के सिग्नल्स को सेपरेट आउट करना, पोलराइज करने पर काम करेगा। मान लीजिए कोई ये वेव है, इस तरह से वेव चल रही है और इस वेव में जो है दोनों मूवमेंट है ना, इलेक्ट्रिक वेव भी और मैग्नेटिक वेव भी। ठीक है, एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे तो वो क्या काम करेगा? पोलराइज कर देगा। जब इलेक्ट्रिक देनी होगी तो इलेक्ट्रिक देगा, जब मैग्नेटिक देनी होगी तो मैग्नेटिक वेव्स उससे पास आउट होंगी। ठीक है, सेम टाइम पर सेम वेव्स पास आउट होगी। ठीक है, मिक्सर पास आउट नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? पोलराइज्ड वे में जब कोई वेव प्रोपोगेट होती है तो उससे उसकी स्टडी करना क्या हो जाता है? कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। साथ ही साथ X-rays कैन बी पोलराइज्ड व्हेन दे गेट स्कैटर्ड। जब एक्सरे स्कैटर्ड होती हैं तो उनको पोलराइज करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और एक्सरे जो है एक फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको बेंड किया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। इसलिए इस पूरे एक्सपोसेट में इन दोनों कंपोनेंट को यूज किया गया। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एज वेल एज मैग्नेटिक सेगमेंट को भी। ठीक है, अब अगर आपको मेजर करना है एक्सरेज को किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, लेट्स सपोज पॉलिक्स, जो कि इसमें पेलोड यूज हुआ है, पॉलिक्स से अगर आपको उसको यूज करना है तो हम क्या काम करेंगे? जो ओरिएंटेशन है और जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी सेलेस्टियल बॉडी से, जहां से भी वो लाइट आ रही है या वेव्स आ रही है, उसको हम मेजर करेंगे और उसमें पोलराइज्ड वे में उसकी स्ट्रेंथ को उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से पोलराइज करा के उसकी मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पल्सर रीजन्स, ब्लैक होल्स तक की स्टडी क्या कर सकते हैं इजीली, है ना। या फिर कोई भी कॉस्मिक फिनोमेना हो रहा है जो एक्सरे एमिट कर रहा है, तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी इस तरह के एक्सरेज को एमिट कर रहा होगा, उसके एक्सरेज से उसके आने वाली रेस को हम कैप्चर्ड करके उसको पोलराइज्ड करके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग करके उसकी जांच करके
हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि उस सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर क्या हो रहा है, इवन ब्लैक होल्स के अंदर भी। ठीक है, तो इस ब्लैक होल की स्टडी या फिर इन सब पल्सर बिहेवियर्स की स्टडी करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। कौन, एक्सपोसेट। कौन, एक्सपोसेट। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, तो एक्सपोसेट अगर आप देखना चाहें एक क्विक ओवरव्यू में, फिर से क्विक रिकैप, तो इसरो ने लॉन्च किया है, 1 जनवरी को लॉन्च किया है, लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, मीडियम रेंज एक्स वे बैंड में ऑपरेट करने वाला है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 2 पेलोड हैं, पोलिक्स और एक्सएस पैक्ट। ठीक है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। ठीक है, क्या करेगा, तो जो ब्लैक होल्स हैं, डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनसे जो एक्सरे एमिट्स करते हैं, उनसे आने वाली एनर्जी रेस को डिटेक्ट करना है, उसके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स को पोलराइज्ड वे में उनकी स्टडी करना, ये उसका काम है। अगर आप इतना कर पाते हैं दैट्स वेरी गुड। ठीक है, चलिए आई होप इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेड सी पर हुआ अटैक, और साथ ही साथ पैनामा कैनल में जो क्राइसिस चल रहा है उन दोनों को हम समझेंगे। बच्चों जो रेड सी है और जो मेडिटेरियन सी है, ये देखिए, दिस इज द रेड सी, दिस इज द मेडिटेरियन सी, और इन दोनों को कनेक्ट करती है कौन सी, स्वेज कैनाल। सेम अगर आप इस ग्लोब को देखें, अगर स्वेज कैनल, जो ब्लू वाला सेगमेंट है, स्वेज कैनल, अगर स्वेज कैनल नहीं होती, जो पुराना टाइम का रूट था, तो रूट ये होता था इस तरह से। वास्को डी गामा भी यहां से स्टार्ट करके, पोर्चुगल स्टार्ट करके केप ऑफ गुड होप पहुंचा, और वहां से फिर यहां मूव करके इंडिया पहुंचा। ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन स्वेज कैनल के ओपन होने के बाद से ये रूट जो है जस्ट हाफ रह गया। ठीक है, ये याद रखना। तो दिस इज द बेनिफिट। इसी वजह से इस पूरे एरिया में होने वाला जितना भी ट्रांजिट होता है सब इसी रूट से होता है। अब इसमें जितनी भी की ज्योग्राफिकल प्लेसेस हैं वो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि, और वहाँ क्या प्रॉब्लम पता होना चाहिए। जैसे मेडिटेरियन सी से जब आप स्वेज कैनल के थ्रू रेड सी में एंटर करते हैं, तो इस पूरे रीजन में बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं आजकल। नॉर्थ मिडिल ईस्ट में हमेशा से प्रॉब्लम रही हैं पिछले कुछ सालों से। अगर हम देखें तो अभी एक नई प्रॉब्लम इजराइल हमास वॉर चल रहा है गाजा स्ट्रिप के अंदर। साथ ही साथ इस पूरे एरिया में यहाँ पर यमन हाउती रेबल्स ये प्रॉब्लम किए हुए हैं। कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा इस पूरे सेगमेंट में ISIS नाम के टेररिस्ट एक्टिविटीज भी ऑपरेट होती रहती हैं। ठीक है, इस एरिया में थोड़ा सा नीचे जाएं, इसके यहाँ पर सोमालिया पायरेट्स का अपना अलग समस्या है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो यहाँ पर होने वाले ट्रेड्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये एरिया आपके नॉलेज में होना चाहिए, ये एरिया आपको पता होना चाहिए, कौन सी लोकेशन कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या समझना है, उस चीज को समझते हैं कि इसमें हुआ क्या है। रेड सी में अभी रिसेंटली एक जहाज के ऊपर अटैक हुआ। हाउती रेबल्स जो यमन में ऑपरेट करते हैं, हाउती रेबल्स यमन की गवर्नमेंट के में उन्होंने विद्रोह किया हुआ है यमन की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। यमन कैपिटल सना, वहाँ पर उन्होंने अब तो कैपिटल के आसपास के मेजरली एरिया को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। हाउती रेबल्स जो हैं वहाँ पर लगातार जो है वो यमन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने से मना कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, रेड सी में आ रहे एक शिप के ऊपर जो है ड्रोन से अटैक कर दिया। ठीक है, और इससे उस एरिया में होने वाला ट्रेड जो है वो नेगेटिवली क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरी न्यूज़ है, यहाँ मैंने बिल्डअप किया हुआ है, आप देखिए समझिए। कहीं ना कहीं जो ये शिप है ये इंडिया की तरफ आ रहा था। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, अब कल को हमारा भी अपना भी शिप हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं या फिर उसमें जो भी सामान भरा हुआ था वो पूरा सिंक कर गया, वो सब बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ये ट्रेड के जो नॉर्मल ट्रेड है उसको जब इस तरह से नेगेटिवली अब अफेक्ट करता है तो उससे इन्फ्लेशन भी बूस्ट अप होता है, साथ ही साथ बहुत सारी इसेंशियल कमोडिटीज़ की भी कमी होने की संभावना रहती है। अब ये जो रेड सी का अटैक हुआ वो यमन बेस्ड हाउती रेबल्स ने किया, जो मैंने अभी बताया आपको, और एक सिविल वॉर चल रहा है यमन गवर्नमेंट का उस एरिया में, तो उसके अगेंस्ट में। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं जुड़ गया है इजराइल के साथ होने वाले हमास के कॉन्फ्लिक्ट के चलते। ठीक है, तो उसके चलते ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करने लगा। ठीक है, अब उसके जवाब में यूएस ने उसके अब एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, तो यूएस ने भी उसके बदले में जवाब दिया, और उन्होंने भी रेड सी में जो हाउती रेबल्स के अगेंस्ट में जो है उन्होंने भी बॉम्बार्डिंग, उसके भी कुछ जहाज उन्होंने बदले में डुबाए। ये कुछ दिनों पहले की बात है, पहले हाउती वालों ने डुबाए और फिर यूएस की तरफ से भी उसका जवाब दिया गया, और उन्होंने उन शिप्स को डुबो दिया जिसमें
हाउथी और उनके समर्थित जो गवर्नमेंट्स हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी हेल्प के लिए जो है सामान जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये क्राइसिस की तरफ थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया कि सुएज कैनल और उसके आसपास का एरिया, इंटरनेशनल वाटर, क्या आप सेफ नहीं है ना। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक नजर आया। केवल सुएज कैनल ही नहीं, पनामा कैनल भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन और थ्रेटन का शिकार रही है। अब ये पनामा कैनल क्या है उसको समझते हैं पहले, फिर दोनों का कंबाइंडली डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम रही। देखिए, ये तो सुएज कैनल वाला सेक्शन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द सुएज कैनल, यहाँ पर है, ये मेडिटेरियन सी से आप आ रहे हैं, मेडिटेरियन सी से आप आएंगे, सुएज कैनल के थ्रू आप रेड सी में एंटर कर जाएंगे, फिर यहाँ पर ये गल्फ ऑफ एडन में एंटर करेंगे बाबल मंदेब से, और यहाँ पर जो है फिर आप इंडिया की तरफ आ सकते हैं। दिस इज द एंटायर रीजन। तो ये हमने क्लियर किया है, ये आप जानते हैं। ठीक है, पैनामा जो है, पैनामा की जो कंडीशन है, पैनामा कैनल वो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। ये इस तरीके से है, दिस इज द अटलांटिक ओशन एंड दिस इज द पैसिफिक ओशन। तो इन दोनों के बीच का जो ट्रेड रूट है वो कहाँ से होके गुजरेगा, वो पैनामा से होके गुजरेगा। तो पैनामा में भी कुछ इसी तरह के क्राइसिस जो है आपको जनरली देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये ठीक नहीं है, जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स हैं अगर वो सेफ नहीं होंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि पैनामा कैनल की जो स्लोइंग है, जो स्लोइंग प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं 50% ड्रॉट कंडीशन के चलते बनती नजर आ रही है। ठीक है, शिपिंग वाया द पैनामा कैनल हैज ड्रॉप्ड बाय ओवर 50% ड्यू टू द ड्रॉट कंडीशंस एट द 51 माइल स्ट्रेच। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो क्लाइमेटिक चेंज उस वजह से प्रॉब्लम हुई है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, शिपिंग मूविंग फ्रॉम एशिया टू द यूएस आर बीइंग फोर्स्ड टू द यूज टू द सुएज कैनल विच टेक्स 6 more days टू कंपेयर टू द पैनामा कैनल। टेम्परेचर जब हाई होगा तो पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी तो जिस एरिया में पैनामा कैनल बनी हुई है वहाँ पर वाटर लेवल कम हो गया तो बड़े शिप्स उसमें से जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जब बड़े शिप्स उसके से पास थ्रू नहीं हो पाएंगे तो आपको अल्टरनेटिव रूट लेना पड़ेगा, और अल्टरनेटिव रूट कहाँ की तरफ है, फिर आप सुएज कैनल यूज़ कीजिए, लंबा चलना पड़ता है। पैनामा कैनल काम नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर पा रही है ड्यू टू द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये पैनामा कैनल का क्राइसिस है। सुएज कैनल क्राइसिस अलग है, वो मैन मेड है, ये नेचर मेड है। ठीक है, लेकिन ये भी नेचुरल मेड, पूरी तरह से नेचुरल मेड नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे ही किए गए गलत कामों का एक परिणाम है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया है। पैनामा इज फेसिंग इट्स ड्राइएस्ट रेनी सीजन इन द डेकेड्स, रेजिंग फियर्स ऑफ प्रोलॉन्ग कैनल बॉटलनेक्स। ठीक है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होने की वजह से वहाँ पर जो है इतना ज़्यादा कहना चाहिए सूखा पड़ गया है उस पैनामा कैनल में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, और ये पिछले कुछ डिकेड्स का सबसे बड़ा सूखा माना जा रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर ऐसा चला तो इससे एलएनजी वेसल्स और बाकी और भी चीज़ों के प्राइसेस जो है वो क्या कर जाएंगे, एस्केलेट कर जाएंगे। यहाँ कुछ फैक्ट भी मैंने दिए हैं कि एक वेसल के रुकने से कितना एस्केलेशन होता है इन्फ्लेशन वगैरह में, और किस तरीके से वो निगेटिवली अफेक्ट करते हैं एक जनरल मिडिल क्लास आदमी या फिर एक गरीब आदमी को देखें तो। ठीक है, उनकी परचेजिंग पावर पर किस तरह से निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जो पनामा कैनल का जो क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से रिलेटेड है, जबकि सुएज कैनल का क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं वॉरफेयर से अफेक्ट होता नजर आता है। तो दुनिया के दो सबसे बिजी रूट आज के टाइम पर क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, उस तरह से ऑपरेट करते हुए नजर नहीं आ रहे जिस तरह से उन्हें ऑपरेट करना चाहिए। एक पे मैन मेड डिजास्टर है तो एक में सो कॉल्ड मैन मेड प्लस नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, ये याद रखना है। अब रेड सी में क्या हुआ भाई, इंडिया की तरफ जो ऑयल फ्लो करता है उसको इम्यूनिटी की जरूरत है रेड सी में, वरना क्या होगा, भारत में तेल के दाम बढ़ेंगे फिर महंगाई बढ़ जाएगी। तो उसको यहां मैंने मेंशन किया है कि रेड सी में अगर ग्लोबल ऑयल पेट्रोलियम है, अगर उस पर आप अटैक करते हैं और अगर वो उसकी सप्लाई में अगर दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये अपने आप में प्रॉब्लम है। हालांकि इंडिया इस तरह का डिस्ट्रप्शन अभी नहीं झेल रहा है, बिकॉज हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है मेजरली कहाँ से चल रहा है, रशिया से चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुएज कैनल अगर निगेटिवली इफेक्ट रहेगा लॉन्ग टर्म तक तो हम उसको मतलब हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। केवल ऑयल ही नहीं आता ना हमारा वहाँ से, बाकी और भी तो कमोडिटीज आती हैं। तो अगर हमें एक हेल्थी ट्रेड रिलेशन मेंटेन करना है, चाहे यूरोप के साथ हो चाहे गल्फ कंट्रीज के साथ हो, तो सुएज कैनल का सेफ होना जरूरी है। सुएज कैनल का सेफ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस पर गोल्डमैन सैक एक बहुत बड़ी फर्म है, उसने भी ये बोला है कि देखिए डिस्रप्शन
ऐसा नहीं है कि रेड सी में जो डिसरप्शन हो रहा है उसका ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन पर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप एक शिप डुबोएंगे, 2 शिप डुबोएंगे, ऐसे कितने शिप डुबो लेंगे आप, है ना। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा शिप डुबोने स्टार्ट करे या फिर हाउथी रिबल्स ने इस तरह की हरकतें करनी स्टार्ट करी, तो कहीं ना कहीं जो हाउथियों को सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर भी तो प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है ये लॉन्ग टर्म का, लेकिन फिर भी किस शिप के ऊपर ये गिर जाएगा, किस शिप के ऊपर अटैक हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा डर का माहौल तो पैदा करता ही है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा गोल्डमैन सैक्स ने भी बोला है, स्टैंडर्ड पुअर्स ने भी बोला है, स्टैंडर्ड पुअर्स ग्लोबल ने भी बोला है कि इसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। इंडिया को अभी एक इम्यूनिटी है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल रशियन ऑयल आप हमेशा खरीदते रहें, कभी ना कभी तो आपको गल्फ ऑयल लेना ही पड़ेगा ना, और आता ही है, सारा थोड़ी रशिया की तरफ से आता है, तो इंडिया भी डिपेंड करता है गल्फ नेशन से होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं हम तो, ठीक है, ये याद रखना है। कितना रेड सी कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड वाइड होने वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, यहाँ पर मेंशन किया है 10% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड 20% ऑफ इट्स ऑयल ट्रांसपोर्टेशन पास थ्रू द रेड सी। सोचिए देख, पूरी दुनिया 10% टोटल और 20% टोटल तेल कहाँ से होकर गुजरता है, रेड सी से होकर गुजरता है। कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, कि स्ट्रेटेजिक रूट है, और सिविल वॉर जब से 2014 में से चल रहा है यमन में, तब से ये एरिया जो है और ये रूट जो है बहुत ज़्यादा सेफ नहीं रहा है ना। हाउथी रिबल्स, हाउथी ट्राइब्स और कभी सोमालियन पायरेट्स का अटैक, तो उसके चलते प्रॉब्लम रहती है। हाउथी कब पावर में आए यमन में, कब से वो उस पर हैं, यहाँ पर मेंशन किया मैंने, जैसे यहाँ मैंने बताया अभी कि 2014 से ही जो है सिविल वॉर छिड़ा हुआ है यमन के अंदर, ठीक है। अरब स्प्रिंग 2011 में स्टार्ट हुई थी, है ना, ट्यूनीशिया से, और उसके बाद से वो फैल गई आसपास के सभी कंट्रीज में, ठीक है। और वो सारे कंट्री अपने यहाँ जो पुराने स्टैब्लिश्ड कहना चाहिए कि रूलर्स थे, सो कॉल्ड मठाधीश कह सकते हैं हम उनको, है ना, तानाशाह, तो उनकी सत्ताओं को क्या कर दिया गया, चुनौती दे दी गई। अब कुछ उसमें अच्छे भी रहे, कुछ उसमें खराब मंशा से भी रहे, है ना। तो जो यमन का जो राइबल ग्रुप है, रेबल ग्रुप है, उसका नाम क्या रहा है, हाउथी, ठीक है। तो हाउथी एक ट्राइब है, तो उन्होंने भी अपने यहाँ यमन गवर्नमेंट को जो है क्या दे रखी है, चुनौती दे रखी है, ठीक है, ये याद रखना है। अब हाउथी इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से कैसे रिलेट करते हैं, सब सिंपल रिलेट करते हैं भाई। अरब वर्ल्ड इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता है, आप ये सब जानते हैं। इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ, हमास ने जो अटैक किया, और उसके बाद से 2 नवंबर से जो इजराइल ने वॉर प्रोक्लेम किया हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं, और बहुत सारे इजरायली बिलियनियर्स के शिप्स जो हैं वो टारगेट किए गए हैं, और बहुत सारे शिपमेंट्स को जो है रोका गया है रेड सी के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम, एक रकस क्रिएट हुआ है रेड सी में। अगर स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंस की बात करें यमन के कोस्ट की, तो बहुत ही क्रूशियल लोकेशन है, मैंने अभी आपको मैप में दिखाई हुई थी, आप फिर से देख सकते हैं, आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं। देखिए, ये देखिए ना आप, यमन और बाबल मंदिर, गल्फ ऑफ एडन में जाने के लिए, ये देखिए बहुत ही एक तंग रास्ता है, इसको हम बाब अल मंदेव स्ट्रेट बोलते हैं, बाब अल मंदेव स्ट्रेट बोलते हैं। तो यमन की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इस पूरे एरिया को वो चोक कर सकता है। अगर वहां पर हाउथी रेबल्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो इस पूरे एरिया को क्या कर सकते हैं, चोक कर सकते हैं। तो इसी वजह से इजराइल हमास वॉर के बाद से हाउथी रेबल्स ने इस पूरे एरिया में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा पैदा कर दिया है, ताकि एक दबाव बनाया जा सके इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर, खासकर इजराइल के ऊपर। इंटरनेशनल रेस्पॉन्स क्या आया है, तो इंटरनेशनल रेस्पॉन्स ऑब्वियस ही बात है, इस तरह के अटैक का कंडेम ही होगा, है ना, कि हाउथी रेबल्स को अगर सबसे बड़ा सपोर्ट है तो रशिया और ईरान का है। तो कहीं ना कहीं रशिया और ईरान के ऊपर भी दबाव आया कि भाई आप देखिए, जो भी है ठीक है, जो इजराइल और हमास के बीच वॉर है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका इंटरनेशनल ट्रेड पर क्यों इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, बाकी कंट्रीज ने क्या बिगाड़ा है। तो इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट इस फॉर्म में नहीं निकल के आना चाहिए, ऐसा दबाव तो रशिया और ईरान के ऊपर भी रहेगा, ठीक है। भले ही वो हाउथी को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, और रशिया का तेल खरीद कौन रहा है, ईरान का तेल मेजरली खरीद कौन रहा है, चाइना और भारत ही खरीदते हैं। और अगर भारत के ही टैंकर्स पे अगर अटैक होगा, या फिर चाइना के टैंकर्स पे अगर कल को अटैक होगा,
या उनका ट्रेड अगर नेगेटिवली अफेक्ट होगा तो ये इक्वेशन को बिगाड़ देगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। सॉफ्ट पावर की क्या डायनामिक्स हैं, चाइना का क्या इन्फ्लुएंस है, वो सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, यूएस की घटती हुई पावर अच्छा एंजॉयमेंट देती है चाइना को, है ना, चाइना उसे टारगेट भी करता है ना, और रशिया के साथ मिलकर जो है दोनों जो है उसको डाउन साइज करना चाहते हैं। भारत की कंडीशन अलग है, ना हम यूएसए के साथ हैं, ना हम रशिया के साथ हैं। वी आर इंडिपेंडेंट, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट चलती है, हमें किसी से कोई खास मतलब नहीं है, हम अपना बेनिफिट देखते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। जो हमारी नेसेसिटी है हम उनको पहले पूरा करते हैं, बाद में पावर शिफ्टिंग का गेम हो, चाहे मीडिया इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी हो, इन सब चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं चाइना और यूएस के बीच में एक थोड़ा सा टसल देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो इस वजह से भी जो हाउथी रेबल्स हैं उनको उनका हाथ मजबूत करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, ताकि अनवांटेड तरीकों से यूएस के ऊपर दबाव बनाया जा सके, इजराइल के ऊपर दबाव बनाया जा सके कि आप जो हैं उस एरिया में होने वाले इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को, या फिर पैलेस्टाइन तो नहीं बोलेंगे, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को आप क्या करें, बैकिंग ना दें। क्योंकि देखिए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका इजराइल की तरफ खुलकर है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, सबको पता है। तो अगर इस पूरे एरिया में यहाँ पर शिप्स को अगर टारगेट किया जाता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका पर दबाव डाला जाएगा कि इजराइल से इस एरिया में क्या कराया जाए, निगोशिएशंस कराया जाए। ठीक है, ओके, तो ये याद रखना है। हालांकि उसका रिटेलिएशन हुआ और अमेरिका ने भी अगले कुछ दिनों में उन शिप्स को टारगेट किया जो अपोजिशन हाउथी राइवल्स के शिप्स हुआ करते थे। ठीक है, तो उनको टारगेट किया है। तो ये पूरा रेड सी का कॉन्फ्लिक्ट, उस पनामा कैनल का क्राइसिस, ये दोनों मैंने मिक्स करके पढ़ाए हैं। एक में नेचुरल डिजास्टर है, वो नेचुरल डिजास्टर भी हमने पैदा कर रखा है, लेकिन जो वॉर वाला कॉन्फ्लिक्ट है वो रेड सी में आपको देखने को मिला, सुएज कैनल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है। अगला जो कानून, बिग बहुत फेमस इंसिडेंट है ना, आपको सुनने में आया होगा, हिट एंड रन लॉ में चेंज हुआ और भारतीय न्याय संहिता जो नया एक्ट पास हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया हिट एंड रन केस में। ठीक है, ओके, तो इसने कुछ, देखिए जब भी कोई कानून बनाए जाते हैं तो भले के लिए बनाए जाते हैं, है ना, लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं शायद। माननीय यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने बाद में इसके बोला भी, जब ये कानून वापस ले लिया गवर्नमेंट ने, वापस तो नहीं लिया, ये बोला कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला भी कि हम उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह से डिलीवर करना चाहिए। रोड एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस पर काम होना चाहिए, है ना, सिक्योरिटी सेफ्टी ये मस्ट थिंग्स हैं, कुछ अगर नहीं हो पा रहा है तो गड़बड़ है। लेकिन चलिए पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। हिट एंड रन को लेकर एक नया लॉ पास किया गया, अमेंडमेंट है, भारतीय न्याय संहिता में अमेंडमेंट किया गया, और जो पेनल्टीज थी पहले उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया। कितना तक, तो 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए तक का फाइन कर दिया गया कि अगर कोई ड्राइवर हिट एंड रन का दोषी होता है तो उसको 10 साल जेल हो सकती है और 7 लाख उसे मुचलका भरना पड़ेगा, हर्जाना भरना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए पुराना जो प्रोविजन था उसमें रूल्स इतने टफ नहीं थे, पुराने में इतने टफ रूल्स नहीं थे। ठीक है, आज के टाइम पर रूल्स इस वाले प्रोविजन में जो है ज़्यादा टफ है। तो पहले एक बार देख लेते हैं ना क्या डाटा है भारत में रन की, जो हिट एंड रन की केसेस हैं कितने हैं। तो टोटल रोड एक्सीडेंट इतने हैं 1,65,121। ठीक है, ये हम 2022 का डाटा देख रहे हैं और रिपोर्टेड है, बहुत से तो ऐसे रिपोर्टेड भी नहीं है ना। और उसमें से हिट एंड रन के केस भारत में जो हैं केवल 24,309, है ना। पूरी दुनिया का 14.5% से ज़्यादा भारत में हो रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर आप बात करें ना, देखिए ना आप, है ना, तो देखिए कितना है ना, टोटल रोड एक्सीडेंट की बात करें तो उसमें से 1,65,000 में से जो भारत में हिट एंड रन के केस हैं, जिसमें मारो और भाग जाओ, उसमें टोटल के 15% हिट एंड रन केस हैं। सोच के देखिए आप, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है ये। ठीक है, हाँ बाकी बता देते कि साहब हमसे गलती हो गई या पकड़े गए। ठीक है, अब इसमें फर्टिलिटीज इतनी होती, इतने लोग डेथ हो गए हैं। ठीक है, और कितने केस सोल्व हुए, तो बस 10% हिट एंड रन केस सोल्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जब पकड़ा ही नहीं जाएगा आदमी तो केस जब बनेगा किसके ऊपर, आप समझिए ना। जो जिस ड्राइवर ने हिट किया है वो पकड़ा ही नहीं गया, वो भाग गया, है ना, तो भाग गया, फिर पुलिस जो पकड़ती रहती है, ढूंढते हैं, तो सक्सेस रेट केस की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए केस सोल्व नहीं होता। दिस इज द, ये दिखाता है कि इंडिया में जो
रोड एक्सीडेंट हैं वो बड़े नंबर पे होते हैं, बड़े लेवल पे होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो यानी कि सीरियस प्रॉब्लम तो है भारत में, रोड एक्सीडेंट एक प्रॉब्लम तो है। साथ ही साथ एक रिपोर्ट भी है, देखिए मैं आपको इंटरेस्टिंग एक फैक्ट दिखाता हूँ, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी है ना, मैंने मेंशन करी है, ये देखिए वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी है, ये भी बताती है, ये रिपोर्ट भी आप देखिए, रिपोर्ट अब भारत में कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम है ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। ये रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड बैंक ने, और उसने बताया कि ग्लोबल डेथ का 11% भारत में होती हैं, सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ 4.5 लाख रोड क्रैश एक्सीडेंट होते हैं हर साल, लगभग 1.5 लाख पीपल उसमें मर जाते हैं। ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है, वर्ल्ड बैंक का, यानी कि भारत में रोड एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोई छोटा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे कितना इंपैक्ट होता है, क्या होता है, तो इससे इंपैक्ट ये होता है कि इकोनॉमिक लॉस होता है इतना, जीडीपी का 3.14% तो इकोनॉमिक लॉस। जब मान लीजिए कोई ट्रक ने किसी ने एक्सीडेंट कर दिया तो फिर वो ट्रक तो खड़ा हो जाएगा, ड्राइवर छोड़ के भाग गया, तो वो जो इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था उस ट्रक का, उस व्हीकल का, वो नहीं हो पाएगा, उस पर केस चलेगा, तो उससे जीडीपी में 3.14% का लॉस जनरेट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम एस्टिमेट्स की बात करें तो लगभग 0.77% जीडीपी जो है वो रोड क्रैश की वजह से, सोशो इकोनॉमी जो है इतनी जीडीपी जो है नंबर साइज के हिसाब से अगर आप देखें तो वो जो है फंसे रह जाते हैं, ट्रेजिक एंड उनका होता है। ये बड़े लेवल पे जो है क्या करता नजर आ रहा है, ये बड़े लेवल पे जो है ये इंपैक्ट करता है इंडियन की भारत की इकोनॉमी को, ठीक है, ये याद रखना है। तो नए लॉ में क्या किया गया, तो नए लॉ में ये किया गया बच्चों, नए लॉ में अगर हम पुराने से कंपैरिजन करें कि नए वाले में एक तो जो ये पुराना वाला प्रोविजन है आईपीसी के अंदर, और ये आईपीसी का नाम क्योंकि अब बदल दिया गया है, आईपीसी का नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया है, तो नए वाले में जो प्रोविजन है थोड़े से अलग कर दिए गए हैं। जैसे कि डेडिकेटेड क्लॉज की अगर हम बात करें तो इसमें कोई स्पेसिफिक क्लॉज मेंशन नहीं था, इसमें सेक्शन 304A के अंदर ही कवर होते थे सारे केसेस हिट एंड रन के, इसमें स्पेसिफिक क्लॉज बनाया गया और उस सेक्शन 1062 के अंदर जो है हिट एंड रन को क्या किया गया, मेंशन किया गया, मतलब बताया गया है कि हिट एंड रन जो है अब एक प्रॉब्लम रहेगा। साथ ही साथ जो मैक्सिमम जेल टर्म था पुराने वाले में 2 साल था, अब 10 साल हो गया है, पहले वाले में मैक्सिमम टर्म 2 साल था, अब जो है 7 साल है, ठीक है, याद रखना है। फाइन पहले 2000 रुपये से शुरू होता था और अब जो है 7 लाख रुपए तक का हो सकता है, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, अगर नो सिंग फ्लिंग है तो यहां पर 2000 रुपए तक का पहले फाइन था, अब 5 लाख रुपए तक का फाइन है। तो ये देखने की पहले कंपैरिजन में रूल में काफी स्ट्रिक्टनेस है। देखिए स्ट्रिक्टनेस किसकी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए है ना, किसकी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको भागना नहीं है, आप बताइए, पुलिस को बताइए गड़बड़ हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो केस रिपोर्ट तो हो। अगर आप भाग गए हैं तब ये सब है, अगर नहीं भागे हो तो ये सब थोड़ी ना है, तो फिर नॉर्मल केस बनेगा, जो भी चीज़ होगी, जांच होगी, इंक्वायरी होगी, वो सब। लेकिन लोग जो ड्राइवर्स होते हैं वो ये, उनका कुछ अपना एक मुद्दा है, उनका एक स्टेटमेंट है, वो ये बोलते हैं, उनका एक अपना कंसर्न है, वो मैंने मेंशन किया है इसमें एक स्लाइड में। उन्होंने बोला है कि भाई देखिए हम इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि हम मॉब लिंचिंग का शिकार हो सकते हैं, है ना, लोग हमें वहाँ पर पीट के मार सकते हैं, तो इसलिए हम मरने से अच्छा है, मॉब लिंचिंग होने से अच्छा है कि हम वहाँ से भाग जाएं, तो इसलिए हम वहाँ से व्हीकल को छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये उनका अपना तर्क है, ठीक है। तो देखिए उनका तर्क भी है, सुनना चाहिए। तो मॉब लिंचिंग होती क्यों है, मॉब लिंचिंग को प्रमोट नहीं करना चाहिए ना, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये नागरिक ही हैं, हम ही हैं, सिटीजन्स ही हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी कर रहे हैं। तो अगर लॉ प्रॉपर लागू नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे कुछ लूप होल हैं, तो वो कहीं ना कहीं सिटीजन्स की जिम्मेदारी है कि जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, ठीक है। तो समझना है, कहने का मतलब ये है कि जरूरत क्यों थी इसकी, तो जरूरत इसलिए थी बच्चों क्योंकि ब्रिटिश टाइम पीरियड का बनाया हुआ जो लॉ था वो बहुत हो गया है पुराना काफ़ी। अब हमें ज़रूरत है कि हिट एंड रन के एक्सीडेंट्स पे रोक लगे, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी को हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो अगर आप ये दोनों चीज़ करना चाहते हो तो आपको नए सिरे से लॉ डिफाइन करना ही पड़ेगा, नेसेसिटी है भाई ये, है ना, करना ही पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या काम करना चाहते हैं, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप चेंजेस लाना चाहते हैं, जो पुराने पेंडिंग केसेस हैं उनको तेजी सुलझाना चाहते हैं, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। एक ज़्यादा सिविलाइज सोसाइटी आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें नेसेसिटी है इन सब की वजह से। साथ ही साथ रोड सेफ्टी इज मस्ट,
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दिखाई ना अभी, क्या उसमें हालत है ना, कितनी बुरे आंकड़े हैं। भारत सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट, भारत सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतें भारत। तो बदनामी से बचना है कि नहीं बचना है यार, दुनिया में नंबर 1 रहना है इन सब कामों में, है ना। तो उन सबको अगर आप करना चाहते हैं, विक्टिम्स को आप जस्टिस दिलाना चाहते हैं, उनको ज़्यादा राइट्स देना चाहते हैं, तो आपको इस तरह के स्ट्रिक्ट लॉस की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए इसको अमेंडमेंट किया गया। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद जो मैंने बताया, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी भी अपनी डिमांड है, उनकी भी अपने कंसर्न्स हैं, वो यहाँ मैंने मेंशन किए, है ना, कि भाई देखिए पेनल्टी बहुत हार्श हैं, है ना, ये डिस्करेजिंग है ना, और हमें फॉल्स एक्यूजिशन का भी शक है कि हम पे जो पुलिस वाले हैं वो ज़बरदस्ती हम पर जो है फर्जी केस बनाएंगे, स्ट्रिक्ट हम पे जो है वो केस लगा देंगे, हमें रोक के रखेंगे, हमसे जो पैसे वसूलेंगे। तो उनके भी अपने कंसर्न्स हैं, क्यों ट्रक ड्राइवर्स अगेंस्ट हैं इसके, है ना। वो एक मॉब लिंचिंग वाला मैंने आपको बताया, तो ये उनके भी कंसर्न्स हैं, तो इनको भी एड्रेस करना चाहिए। साथ ही साथ जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो न्यू प्रोविजन बनाए गए वो हमसे पूछ के नहीं बनाए गए, हमें कॉन्फिडेंस में लिए बिना आपने कानून बनाया। हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था ना आपको, आपने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हमसे नहीं पूछा, इसलिए हम इसे लागू नहीं होने देंगे, इसलिए हम इसके अगेंस्ट में हैं। क्या सीखा गवर्नमेंट ने? फार्मर्स लॉ जो बनाए थे, एग्रीकल्चर या जो अमेंडमेंट लॉ बनाए थे गवर्नमेंट ने थोड़े दिनों पहले, इतने दिनों तक फार्मर्स जो है वो यहाँ हड़ताल पे बैठे रहे दिल्ली में, दिल्ली बॉर्डर पे। वो भी गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे कॉन्फिडेंस में लिए फार्मर्स को वो लॉ बना दी। अब ये लॉ बना दिया गवर्नमेंट ने। क्या मजबूरी है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट पूछती नहीं है, बिना पूछे लॉ बना देती है? तो गवर्नमेंट से ही पूछना चाहिए कि आप बिना डिस्कशन के लॉ बनाते क्यों? डिस्कशन करना चाहिए ना आपको पहले। अरे भाई, जो ट्रांसपोर्ट फर्म्स हैं उनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ के फिर आप बनाइए, ठीक है। तो देखिए, हाउस चलेगा नहीं, गवर्नमेंट का भी अपना मजबूरी है ना, हाउस चलेगा नहीं, हाउस में हंगामा होगा, डिबेट नहीं होंगी, तो फिर क्या हो, गवर्नमेंट ऐसे ही बिल पास करेगी बिना डिबेट के, बैकडोर से। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम चला रहा है ना, बना हुआ है, इसकी वजह से ये लूप होल है सिस्टम में, जो कमियां हैं, इसकी वजह से ये मल्टीपल इफेक्ट रहा है। हाउस चला नहीं, अच्छे से डिबेट नहीं हुई, है ना, और थोड़ा सा गवर्नमेंट की मजबूरी है, अगले साल इलेक्शन लड़ना है उसको, तो उसको भी लॉ रिफॉर्म्स करने हैं। तो इन सब की वजह से इस तरह के लॉस बन के आ जाते हैं, जो वापस रोल बैक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमें सभी एरियाज में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ताकि अच्छे से अच्छे मोटर व्हीकल एक्ट्स को बनाया जा सके। जो पुराना मोटर व्हीकल एक्ट है वो 1988 का बना हुआ है, उसमें 2009 में अमेंडमेंट भी किया गया। अगर आप और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो इन दोनों को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी भी देखिए, पुराना वाला ही चलेगा ना, 2019 वाला ही चलेगा, नया वाला तो लागू हुआ नहीं ना, अभी लोग नए वाले को लागू करने से मना कर दिया है। तो अगर प्रैक्टिस के हिसाब से देखें या फिर प्रोविजंस के हिसाब से देखें, तो आज भी कौन सा वाला, यही वाला लगेगा, और ये वाला उसमें अमेंडमेंट लगेगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को चाहें तो देख सकते हैं फॉर द रेफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से है। मनरेगा में अब जो पेमेंट होगा वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से होगा, ठीक है। पहले एक NACH नाच करके भी एक सेगमेंट था जिसको हम यूज़ करते थे, है ना, उसके थ्रू पेमेंट करते थे। अभी तक जो पेमेंट होता था उसमें अकाउंट होल्डर, जैसे मैं बताता हूँ, मनरेगा के अंदर मान लीजिए XYZ का एनरोलमेंट है। ये 3 लीगल पर्सन हैं जिन्होंने मनरेगा के अंदर अपना नाम लिखवा रखा है। सरपंच साहब हैं, उन्होंने मान लीजिए 4 नाम अपनी तरफ से ABCD ये भी लगा रखे हैं। पेमेंट हो रही है 4, 3, 7 नामों पर, लेकिन एक्चुअल में काम कितने लोग कर रहे हैं? 3 लोग कर रहे हैं। गलत है ना। तो गवर्नमेंट अब इसको दूर करना चाहिए। अभी तक कैसे होता है पेमेंट, कि पेमेंट अकाउंट जो बैंक अकाउंट है मंगा लिए जाते हैं, बैंक अकाउंट नंबर मंगा लिया जाएगा बेनिफिशियरी का, और उसके बैंक अकाउंट में जो है अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो ABCD हैं, है ना, ये जो ABCD हैं, ये आदमी है या नहीं है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये अकाउंट फर्जी अकाउंट तो नहीं है, इसकी जांच कैसे होगी? कैसे जांच होगी इसकी, है ना। ये लूप होल है, इस वजह से सब्सिडीज का मिसयूज हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब हम क्या काम करेंगे, हम आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम करेंगे। जिसका अकाउंट आधार से लिंक है ना, आधार बना हुआ होगा ना आपका, अगर आप लीगल हैं, आप सही हैं, तो आपका आधार कार्ड बना हुआ है, आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होगा, और आपका अकाउंट जो है वो पैन कार्ड से लिंक होगा, आधार जो है पैन कार्ड से लिंक होगा, तो दिक्कत तो कोई है ही नहीं।
तो अगर आप एक लेजिटिमेट पर्सन हैं तो आप क्या काम कीजिए, अपना आधार नंबर दीजिए, आधार कार्ड नंबर दीजिए, और आपके आधार के थ्रू जो है पैसे आपके अकाउंट में जाएंगे। तो इससे बोगस अकाउंट पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द न्यू इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द मनरेगा पेमेंट्स। ठीक है, ये याद रखना है। इसी को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, जो कॉन्टेक्स्ट मैंने अभी समझाया। 1 जनवरी से ही इसको लागू करेगी गवर्नमेंट। साफ साफ बोला है कि मनरेगा के अंदर जितने भी पेमेंट होंगे वो ABPS से करेंगे, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, याद रखना है 12 डिजिट का जो आधार नंबर होता है उसमें जो फाइनेंशियल एड्रेस लिखा होगा उसी में अमाउंट जाएगा, बोगस अकाउंट्स में अमाउंट नहीं जाएगा। कौन रेगुलेट करता है? तो NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। NPCI 2007 में एक एक्ट बनाया गया, NPCI एक्ट, और उसके अंदर जो है NPCI एक्ट 2007 के अंदर जो NPCI को एस्टेब्लिश किया गया। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस इंटर बैंक एसोसिएशन ने मिलकर इसको बनाया है। किसको? NPCI को। किसको? NPCI को। NPCI किसने मिलकर बनाया? इन दोनों ने मिलकर बनाया है। तो जितना भी डिजिटल पेमेंट भारत में होता है सारा का सारा किसके ऑब्जर्वेशन में होता है? मेजरली NPCI के ऑब्जर्वेशन में होता है। ठीक है, तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम भी NPCI के ऑब्जर्वेशन में होगा। ठीक है, याद रहेगा। अगला जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम है 2017 से ABPS जो है उसको में यूज किया जा रहा है। पूरी जगह नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं एक ट्रायल वगैरह था, और अब हमें लगता है कि सिस्टम जो है इतना दुरुस्त हो चुका है कि हमें उसको यूज करना चाहिए थ्रू आउट। सबसे पहले 1 फरवरी 2023 को इस तरह का सिस्टम को हमने यूज करके देखा। बहुत सारे एक्सटेंशंस, बहुत सारे सेंट्रल अलाउंसेस इसके थ्रू दिए गए। किसके थ्रू? ABPS के थ्रू दिए गए। और अब जाकर 31 दिसंबर को यहाँ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि 1 जनवरी से सारे मनरेगा के ट्रांजेक्शन किसके थ्रू होंगे? ABPS के थ्रू होंगे। ये फुल प्रूफ सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है। केस बाई केस बेसिस पे अगर हम देखें, ग्राम पंचायत बेसिस पे देखें, टेक्निकल इश्यूज को देखें, इनको हम एग्जाम्पशन देंगे। लेकिन हमारा सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि हम आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। तो उनको फिक्स कर देंगे, जो बग्स आएंगे ABPS करते हुए उसको हम फिक्स कर देंगे। थोड़े दिनों में जो है चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। तो आगे से हम पेमेंट जो है ABPS से करने वाले हैं, ये गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला, ताकि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके और फ्रॉड को रोका जा सके, है ना। फ्रॉड को रोका जा सके, सरपंच जी ज़्यादा पैसे ना खा पाएं, बोगस अकाउंट देकर, फर्जी नाम देकर उसको रोकेंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, ये याद रखना है। मनरेगा के बारे में, तो मनरेगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कीम रही है, इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी फेम्ड है। 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर इसे स्टार्ट किया गया। 100 दिन का रोजगार दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को। वो एडल्ट मेंबर होना चाहिए, रूरल हाउस होल्ड का होना चाहिए, किसी भी घर का, जो नहीं BPL, किसी भी घर का हो सकता है ना। और आज के टाइम पर 15 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं मनरेगा के अंदर काम कर रहे हैं। देखिए, DPSP के अंदर साफ साफ ये बोला गया है कि स्टेट ये कोशिश करेगा कि वो लोगों को काम दे सके। तो राइट टू वर्क तो है, हालांकि वो फंडामेंटल राइट नहीं है, DPSP के अंदर है, लेकिन फिर भी एक ये बोला गया है कि स्टेट इसके लिए काम करेगा। ठीक है, और काम करता भी है स्टेट इसके लिए। साथ ही साथ एक डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग भी होती है, उसके लिए भी गवर्नमेंट काम करती है। ग्राम सभाओं को पावर दी गई है। तो जब आप डिसेंट्रलाइज करते हैं पावर को, तो वो पावर्स कहीं ना कहीं जो हैं वो समाज के निचले स्तर तक पहुंचती हैं। मनरेगा उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आता है। मनरेगा के अंदर जो पावर्स हैं वो ग्राम पंचायत के हाथ में है। ये डिसेंट्रलाइजेशन दिखाता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द बेस्ट थिंग which we can do into a democratic nation। ठीक है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, फिर नीचे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उस लेवल पर, पंचायती राज सिस्टम पर इसको ऑपरेट किया जाता है। ये बहुत शानदार अपने आप में एक एग्जाम्पल रहा है। कहाँ कहाँ बेनिफिट करता है? तो पॉवर्टी को, हंगर को, वेलबींग को, एजुकेशन को, जेंडर इक्वलिटी, इन सब सेगमेंट में मनरेगा जो है वो हेल्प करता हुआ नजर आता है। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। जब लोगों को काम का पैसा मिलता है तो लोगों के हाथ में पैसे रहते हैं, उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होती है। तो इस मामले में भी मनरेगा जो है बच्चों वो बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, लेकिन जो अगर आप करप्शन को रोकना चाहते हैं, ग्राम सभा में होने वाले करप्शन को रोकना चाहते हैं, सिस्टम में होने वाले करप्शन को रोकना चाहते हैं, तब आपको क्या काम करना पड़ेगा? उसको इसी तरह से टाइम टू टाइम रेगुलेट करना पड़ेगा, जैसे अब कर रही है गवर्नमेंट। और सारे पेमेंट्स जो हैं वो किसके थ्रू करना चाह रही है? ABPS के थ्रू करना चाह रही है। ठीक है, इट्स ए गुड स्टेप, गवर्नमेंट को इसको आगे करना चाहिए, इट्स ए गुड इनिशिएटिव। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है
अगला जो टॉपिक है वो सेंटर असम के बीच हुआ एक पैक्ट है, उस पैक्ट का नाम, और उस पैक्ट में एक जो तीसरी पार्टी है वो उल्फा, ठीक है। उल्फा क्या है समझेंगे, है ना। देखिए बच्चों, नॉर्थ ईस्ट में इतने ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे रीजन वाइज कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतने सारे रेडिकल ग्रुप्स, इंसर्जेंट ग्रुप्स क्यों हैं उस एरिया में, है ना। क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं और ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपस में अपने छोटे फायदे के लिए दूर तक का नहीं सोच पाते हैं, मैं ऐसा ही बोलूँगा इस चीज़ को। उनको लगता होगा कि हम अपने, देखिए वोट बैंक भी छोटा है, एरिया भी छोटा है, रिसोर्सेज भी कम हैं, मजबूरी है ना। तो अगर आपको अब उस एरिया में राजनीति करनी है, उस एरिया में सस्टेन करना है, तो आपको उन सब चीज़ों का वो सहारा लेते आए हैं। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर जाकर, मेन स्ट्रीम्स डेवलपमेंट फिनोमिना से दूर जाकर साइड लाइन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी में एक एग्जाम्पल है उल्फा। फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। असम में बनता है, एक तरह का ये मिलिटेंट ग्रुप है। 1979 में इसे फाउंड किया गया। परेश बरुआ, है ना, एक पर्सन थे, है ना। तो उन्होंने जो है इसको, जो है इसकी नींव डाली उल्फा की, ठीक है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो हर जगह है, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है। आसाम में घाटी के लोगों का कछारी लोगों से, कछारी लोगों का पहाड़ी लोगों से डिफरेंस तो रहेगा, लेकिन आप डिमांड है तो आप उसको आप डेमोक्रेटिक वे में सोल्व कीजिए ना। हथियार क्यों उठा लेना है? हथियार उठाने से क्या होगा? हथियार उठाने से कुछ नहीं होने वाला। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद से उल्फा बहुत तेजी से जो है अपने राइट्स को लेकर जो है बहुत एक्टिव हो गए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। और उसके बाद से जो है उन्होंने साफ साफ बोला कि हम भारत सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे और अपना हक जो है वो लड़के लेंगे। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, 1990 में बैन कर दिया उनको। लो, इससे क्या नुकसान? आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित हो गए हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। अब उसके बाद से गवर्नमेंट उनसे बात नहीं करती। उनके एक और मेंबर राज खोबा जी, जैसे यहाँ परेश बरुआ है ना, ऐसे ही एक और पर्सन है राज खोबा जी, तो उनके साथ एक पैक्ट भी किया कि सीज फायर कर दीजिए, सीज फायर कर दीजिए। 2011 में ये पैक्ट हुआ। बीच बीच में उसमें फिर जो पीस डील हुई थी सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो उसमें कुछ इफ एंड बर्ड्स करते। अब 11 साल बाद क्या हासिल हुआ है? 11 साल बाद बताइए, कुछ भी नहीं, नथिंग। इससे अच्छा तो आप शुरू से ही अगर ऐसा कुछ नहीं करते, डेमोक्रेटिक वे में अपनी डिमांड्स रखते हो। देखिए ना भारत सरकार की, भारत के अंदर कितने स्टेट जो हैं बहुत आगे निकल गए आज़ादी के बाद से। आज आप वहीं के वहीं अटके हुए हैं, वहीं अटके हुए हैं अभी तक आप। तो ये कहीं ना कहीं उल्फा ने भी वही मिस्टेक करी जो बाकी इंसर्जेंट ग्रुप्स वहां पर करते हैं, है ना। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये हुआ 3 पार्टीज के बीच में। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी तरफ से होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है। दूसरे आसाम, तो उसके चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत शर्मा कर लीजिए आप, है ना, हेमंत शर्मा जी। और तीसरे हैं उल्फा पार्टी वाले, उल्फा ग्रुप वाले, ठीक है, पार्टी तो नहीं बोलेंगे, उल्फा ग्रुप वाले। इन तीनों के बीच में ये पैक्ट हुआ है कि साहब वायलेंस नहीं करेंगे, सरेंडर कर देंगे अपने वेपन्स, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वापस लौटेंगे और नेशन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेंगे। बदले में क्या मिला? बदले में ये मिला है साहब 126 असेंबली सीट्स हैं आसाम की, उसमें से 97 वुड बी रिजर्व फॉर द इंडिजीनियस पीपल एंड फ्यूचर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज विल बी एडर इन दिस प्रिंसिपल, कि घर वालों के लिए 97 सीट्स आरक्षित रहेंगी। बांग्लादेश से आए हुए माइग्रेंट्स, इधर उधर स्टेट से आए हुए माइग्रेंट्स, उनके साथ वो बाकी की सीट्स में रहेंगे। 26 उधर से, 3 इधर, 29 सीट्स में रहेंगे। 97 सीट्स किसके लिए रहेंगी? आसाम के लोगों के लिए रहेंगी, ठीक है। इस पर ये उनको मिला है। इन्वेस्टमेंट करने की बात करी तो इतने 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी भारत सरकार वहां पर, ठीक है, अगले कुछ सालों में। साथ ही साथ एक टाइम बाउंड प्रोग्राम भी साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। उसमें ये साफ साफ बोला गया है कि एक उल्फा की डिमांड पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो उसको मॉनिटर करेगी। किसको? ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है उसको मॉनिटर करेगी, ठीक है। तो ये उनको मिला है, ठीक है, याद रखना है। उल्फा के जो मेजर अगर लीडर्स की बात करें तो अरविंदा राजखोवा जी और जैसे मैंने बताया प्रकाश बरुआ जी, है ना। तो उन दोनों ने लीड किया है उल्फा को, ठीक है, उल्फा 1 और बाकी जो चीज़ें हैं। लेकिन प्रकाश बरुआ की जो उल्फा 1 है वो अभी से पूरी तरह से
जो है ज्वाइन करने के मूड में नहीं है ना। तो अरविंद राजखोवा जी इस पे बात करने को तैयार हैं, लेकिन अभी भी प्रकाश बरुआ जी इस पे बात करने को तैयार नहीं। लेकिन कैसे चलेगा ऐसे, बताइए ना। एक दिन तो आपको हथियार डालने ही पड़ेंगे। कब तक आप हथियार उठा के घूमते रहेंगे? हथियार उठाने से कुछ होने वाला थोड़ी ना है, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो इस पैक्ट के अंदर ये पीस टॉक की गई हैं और इसमें साफ साफ बोला है, होम मिनिस्टर ने आश्वासन दिलाया है कि इसके अंदर आपको ये सब सुविधाएं दी जाएंगी। रेस्पॉन्स क्या रहा इंडियन गवर्नमेंट का जब उल्फा बना और उल्फा का राइज हुआ और उल्फा ने इस तरह की डिमांड करनी शुरू करी, तो भारत सरकार का क्या इसमें रेस्पॉन्स रहा था? अब फसपा लगा दिया, ये रहा, ये लीजिए, आप ही के एरिया में हम आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा देंगे। एक ऑपरेशन चलाया बजरंग नाम से 1990 में भारत सरकार ने, ताकि उल्फा इंसर्जेंट्स को पकड़ा जा सके, उनको मारा जा सके। स्टेट से टकराना आर्म्स को ले बेवकूफ़ी है। जिस स्टेट में आप रहे, जिस देश में आप रह रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं। गांधी जी के इस देश में देखिए ना, एक गांधी जी के हाथ में भी लाठी रहती थी, लेकिन वो कभी उसको उठाते नहीं थे मारने के लिए। उससे वो उससे चलते थे, अपनी डिमांड रखते थे, बातें करते थे। बड़े बड़े अधिकारियों को पसीने छुटा देते थे वो, है ना। जो बंदूक नहीं कर पाई, गांधी जी ने बिना लड़ाई कर दिया। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक मेजर्स अगर आप देखें तो 15% एरिया ऑफ असम रिमेन्ड अंडर अफस्पा आज भी। लेकिन पिछले साल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि असम से पूरी तरीके से हम क्या काम करेंगे, अफस्पा को जो है हटा के दिखाएंगे, और होगा, है ना, होगा। टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर। ठीक है, तो उल्फा के सरेंडर करने के बाद तो उल्फा के सरेंडर करने के बाद 1992 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना SULFA, है ना, सरेंडर्ड उल्फा, सुल्फा उसे बोल दीजिए आप, है ना। सुल्फा भी बना 1992 में कि कितने लोगों ने सरेंडर कर दिया है। तो उल्फा के वो मेंबर जो सरेंडर करते जा रहे हैं वो सुल्फा के अंदर आ जाएं, सरेंडर्ड उल्फा। ठीक है, ये याद रखना है। बाद में सुल्फा भी एलिज्ड हुए कि वो सीक्रेट किलिंग कर रहे हैं उल्फा कैडर के अंदर। ठीक है, ओके। देखिए, जिन्होंने सरेंडर कर दिया, जिन उल्फा वालों ने, उसमें से कुछ वो सुल्फा के अंदर आ गए, लेकिन सुल्फा के कुछ मेंबर भी उल्फा के इन्फ्लुएंस में आके सरेंडर करने के बाद भी ऑनर किलिंग कर रहे थे, है ना। तो इस तरह के डेवलपमेंट्स देखे गवर्नमेंट ने, और उसके बाद ही उस एरिया में उसने क्या लगाया, अफस्पा लगाया। बाद में फिर एक पीस टॉक ऑर्गेनाइज होती है PCG के अंदर, पब्लिक कंजर्वेटिंग ग्रुप्स के अंदर 11 मेंबर का एक ग्रुप बनता है उल्फा में 2005 में, और कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है कि हम ज्ञानपीठ अवार्डी ऑथर रहे हैं रैंसम गोस्वामी जी। ठीक है, उन्होंने मीडिएट करा, 3 राउंड की बातें हुई, उल्फा उससे वॉकआउट कर दिया कि साहब हमें मंजूर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी बातें हैं, है ना। तो एक नए तरीके का आतंकवाद उन्होंने आसाम में स्टार्ट किया। फिर भारत सरकार ने घुटने टेकने में मजबूर किया और पीस ओरिएंटेड फ्रैक्शंस लेके गए। अरविंद राजखोवा जी ने उस पीस टॉक्स को प्रपोज किया, भारत सरकार ने उसको माना, और आज के टाइम पर उल्फा और राजखोवा लेड उल्फा के बीच में क्या है, बातचीत हो गई है, पीस साइन हो गया, पीस पैक्ट साइन हो गया, लेकिन प्रकाश बरुआ नहीं मान रहे। ठीक है, तो ये बातें 2011 शुरू हुई थी अरविंद राजखोवा और भारत सरकार के बीच में। प्रकाश बरुआ आज भी नहीं मान रहे हैं, उनका जो उल्फा 1 है वो आज भी हथियार उठाए हुए हैं। एक ना एक दिन तो उनको भी हथियार डालने ही पड़ेंगे, है ना। हथियार उठाना इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, है ना, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज जो है बच्चों, वो नेक्स्ट न्यूज है कतर में होने वाले एक इंसिडेंट की। इंसिडेंट बड़ा आसान सा है, समझाते हैं क्या इंसिडेंट रहा। ये कंट्री है कतर, है ना, दिख रहा होगा, सऊदी पेनिनसुला में ही है, ये UAE है, इसके ऊपर ही कतर है, कैपिटल है दोहा। कतर ने एक कंट्री के साथ पैक्ट किया, फ्रांस के साथ, और फ्रांस से बोला कि आप हमें क्या काम कीजिए, कुछ सबमरीन बना के दीजिए। अच्छी बात है, फ्रांस ने कहा ठीक है, डील साइन हो गई। फ्रांस सबमरीन बना रहा था, अचानक से पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी में, कतर में ही एक न्यूज़ चैनल है अल जजीरा, है ना, तो वहाँ पर एक न्यूज़ छपती है कि जो सबमरीन आप बनवा रहे हो ना फ्रांस, इसमें क्या बन रही थी, सबमरीन बन रही थी, कि जो डील आपने तय करी है फ्रांस के साथ, उसमें सबमरीन बन रही है, उनकी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। उनकी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, लीक हो रही है। कर कौन रहा है, तो ये इंडियन नेवी पर्सन कर रहे हैं, ये रिटायर हैं और अल डहरा दोहा में एक कंपनी चलाते हैं, कतर के अंदर रह गई, 8 लोग हैं ये। ठीक है, और ये क्या काम कर रहे हैं, ये डाटा लीक कर रहे हैं, और लीक कर किसे बेच रहे हैं, इजराइल को बेच रहे हैं। ये मुद्दा है।
इस बात से कतर नाराज हो गया और उन्होंने उन 8 लोगों को पकड़ा, उन पर ट्रायल हुआ और ट्रायल होने के बाद सीधे उनको सजाए मौत दे दी गई। भारत सरकार के को जब सबमिट किया गया वो जजमेंट, तो भारत सरकार ने कहा ये ठीक नहीं है और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो ट्रायल हुआ, जिस तरीके से ट्रायल हुआ और निचली कोर्ट ने जिस तरह सज़ा दे दी उन लोगों को, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, है ना। हमने अपनी तरीके से अपना प्रतिरोध उस पर दर्ज कराया। याद रखना है कि भारत ने कुछ ऐसा नहीं बोला है कतर को उससे बुरा लग जाए। हमने जो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो बातें हो सकती हैं हमने उसको रखा और उसका इम्पैक्ट भी दिखा। कुछ दिनों पहले कतर ने वोट सेंटेंस वापस ले लिया है, तो अब 8 लोगों को सजाए मौत नहीं होगी, कुछ समय मिलेगा, 60 दिन का ट्रायल सेशन मिलेगा और उसमें ट्रायल किया जाएगा और उसके हिसाब से फिर उसमें जो है फिर फाइनल जो सजाएं हैं वो तय की जाएंगी। तो देखिए, रिश्ते तल्ख कर लेने से, जुबान गलत कर लेने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। डिप्लोमेटिक टाई अप से अगर आप जाएंगे तो चीज़ें जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगी। हालांकि जो एलिगेशन लगाया गया है ये, इस पर भी डाउट है। भारत सरकार का ये कहना है कि वो लोगों का तो इंडियन नेवी से कुछ लेना देना है ही नहीं आज के टाइम पर, और वो हमारे लिए काम करते ही नहीं है, वो तो वहीं पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और रिटायर्ड हैं मिलिट्री से। ये जो नेवी पर्सन्स पे आप आरोप लगा रहे हो, ये तो वहां रहकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। पहले कभी भारत नेवी में थे, अब नहीं है भारत की नेवी में। पहले भारत में सर्व करते थे, भारत नेवी को सर्व करते थे, आज के टाइम पे सर्व नहीं कर रहे हैं, तो भारत का इससे कुछ लेना देना नहीं है, इनका भी उससे कुछ लेना देना नहीं है। फॉल्स एलिगेशन है, ऐसा भारत का कहना है। ठीक है, हम इसकी जांच करेंगे, जांच करने के लिए हम तैयार हैं। जैसा भी होगा तो हम उसको नेक्स्ट लेवल पे ले आके हम सर्च करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब लीगल ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि अपील की जाए विद इन जुडिशियल सिस्टम कतर के अंदर, है ना, और इंडिविजुअल लेवल पर जो सेंटेंस हुए हैं उसकी फाइल्स को देखकर और कतर के लीगल सिस्टम के हिसाब से जो उस पर सुनवाई कर जाए। यहाँ से कुछ वकील भेजे जाएँ और वो काम करेंगे। साथ ही साथ इंडिया जो है लीगल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकता है अपने डिटेनीज का, है ना, राइट टू अपील का राइट है उसे। साथ ही साथ ड्यू प्रोसेस आर नॉट फॉलोड और एनी अप्रैल प्रोसेस मिसिंग, देन इंडिया कैन इन्वोक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर ये सब नहीं हो पाता, मान लीजिए कोई रकस आता है, कतर उसमें सपोर्ट नहीं करता, हेल्प नहीं करता, तो भारत कहाँ जा सकता है? ICJ में भी जा सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकता है। ठीक है, द हेग, है ना, प्राग द हेग में है, तो वहाँ पर जा सकता है और वहाँ पर जो है अपनी जो है बातें रख सकता है। ठीक है, अगर ICJ इस पर एक्ट करता है ना, तो क्या होगा? तो डिस्प्यूट में दोनों पार्टीज को वो बुलाएगा, कतर को भी बुलाएगा, हमको भी बुलाएगा, है ना, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है और कतर उसका सिग्नेटरी है, तो कतर को वहाँ आना पड़ेगा और अपना पक्ष रखेगा कतर, और भारत भी अपना पक्ष रखेगा। जैसे कुलभूषण जाधव वाले मामले में हमारे पाकिस्तान के बीच चल रहा है, तो वैसे ही इस वाले मामले को भी हम ICJ के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने ऑप्शन है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब फांसी तो अब नहीं होगी, अभी नहीं होगी, ये फांसी जो है अभी टल चुकी है। तो अभी जो नया सेगमेंट है वो ये है कि इस डेथ सेंटेंस को क्या कर दिया गया, टाल दिया गया, कुछ दिनों के लिए इसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया है, और ट्रायल का जो है वो मौका मिलेगा। ठीक है, क्या इंपैक्ट होगा इससे, डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशंस क्या रहे इस केस के, तो मैंने बताया इंडियन माइग्रेंट्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं कतर की इकोनॉमी में, उस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। भारत से जो लोग कतर काम करने जाते हैं उनका नंबर कम होगा। भारत और कतर के बीच अगर रिश्ते तल्ख होते हैं तो इस जो ह्यूमन रिसोर्स जो एक इंडिया से कतर के बीच मूव करता है, इसमें चेंज आ सकता है। साथ ही साथ हाईएस्ट लेवल की जो मीटिंग्स हैं उसमें हम बात करें तो जो लाइव्स हैं और जो डिटेनीज हैं उसको लेकर डाटा जो है एक्सचेंज कर सकते हैं हम। 7 लाख से ज़्यादा इंडियंस कतर के अंदर आज भी जो हैं वो इस तरह की डिटेनी हैं, है ना। तो भारत सरकार उस पर भी फिर जो है डाटा मांगेगी, पूछेगी कतर गवर्नमेंट से कि किस तरीके से, किन किन आरोपों में इन लोगों को जो है आपने जेलों में डाला है या उनके ऊपर जो है मुकदमा चल रहा है। डिप्लोमेटिक ऑप्शंस भी हैं, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हमेशा रहते हैं और अच्छी बात है, होने भी चाहिए। कतर गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, है ना, 2 कंट्रीज़ के बीच में। वरना देखिए क्या है ना, माइग्रेशन जो है वो कम होगा, कतर जाने वाले भारतीय कम हो जाएंगे, है ना, कतर के साथ जो ट्रेड है वो भी कम होगा, इकोनॉमिक टाई अप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं, क्या जरूरत है। गल्फ नेशन जो हैं वो एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहे हैं इंडियंस की, और फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से भी, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी, तो हम नहीं चाहते कतर के साथ ऐसा कुछ हो, है ना। लेकिन फिर भी हमने एक एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है इंडिया ने कतर के साथ 2015 में, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ कन्विक्टेड प्रिजनर्स की बात है ना।
एंड दे कैन कंप्लीट देयर सेंटेंस इन देयर होम कंट्री। अगर मान लीजिए उन नेवी पर्सनल्स के ऊपर आरोप सिद्ध भी हो जाता है और वो कल्प्रिट पाए जाते हैं कतर के अंदर, तो फिर हमने एक ट्रीटी साइन कर रखी है कतर के साथ कि अगर ऐसा हो गया और कोई इंडियन वहाँ पकड़ा जाता है तो आप उस इंडियन को भारत सरकार को सौंप दें ताकि भारत के अंदर ही उसको जेल में रखा जाए, है ना, और वो अपनी सज़ा भारत में पूरी करे, है ना। तो इस तरह के प्रोविज़न भी हमारे हैं, तो कतर इस पर भी बात कर सकता है, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। ओके, तो ये याद रखना है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिन सारे पॉइंट्स को जो है हमें देखना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इस पिछले बीते हफ्ते में, है ना बच्चों। तो इनको आपको एक बार देखना चाहिए, समझना चाहिए, इन सबको फॉलो कीजिए आप, है ना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं, क्लास के बाहर ही पूछ सकते हैं। जो लोग हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, क्लासरूम प्रोग्राम में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे एंड इन नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंडे 11 AM पे फिर से अगले इस वीक का जो है आपको ग्लिप्स मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक तक के लिए थैंक यू वेरी मच।